बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को वहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप चेक करेंगे कि हमारी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सो न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 3 है। सो इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप ये कि हम अपने डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। सो एक फैक्टर तो हमारे पास लीनियर है, बट जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो रिड्यूस भी नहीं हो सकता, यानी कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। सो जहाँ तक तो इस लीनियर फैक्टर की बात है तो इसका तो सिंपल है, ए ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 3, एक कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। बट जहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर में भी 2 कांस्टेंट्स आएंगे। तो कैसे लिखेंगे अपने इन कांस्टेंट्स को? तो एक कांस्टेंट आ गया b, एक कांस्टेंट आ गया मेरा c। तो जो फर्स्ट वाला कांस्टेंट होगा उसके साथ x मेंशन करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन मेंशन कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब भी हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कांस्टेंट्स की फॉर्म में जो है वो एक फॉर्म बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी है bx प्लस c। तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी विल मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं अपने इस फैक्टर के साथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट जी, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। सो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये फैक्टर पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 3 की कटिंग हो जाएगी और यहाँ से जो है x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ 9x माइनस 7 इज़ इक्वल्स टू a इंटू ए के साथ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c के साथ क्या बचा मेरे पास, x प्लस 3। सो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखें, सो वी विल हैव 1 लीनियर फैक्टर दैट इज़ x प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ इस फैक्टर के इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको रखना भी चाहें तो x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो भी होते हैं उन्हें इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड वील हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो जब हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ पर अब हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 3। सो 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस, अब आप देखेंगे जब ये वाला फैक्टर पूरा किसके इक्वल है, 0 के। सो 0 इंटू ये होल टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 3 आर 27। सो दिस इज माइनस 27 माइनस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1। सो यहाँ पर हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 27 और माइनस 7 आ जाएगा मेरे पास माइनस 34 इज इक्वल्स टू 10a। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 10। सो ये 2 की टेबल पे कट हो रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 17 बाय 5। 2 के टेबल पे कटिंग के बाद मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई a की। तो अब हमने a की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर लिया है। सो नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 2 इज़, ये हमने मेंशन कर दी यहाँ पर। सो अब हम मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। सो 9x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ax
स्क्वायर प्लस ए प्लस, अब बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, बी एक्स को लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर। फिर बी एक्स को लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सेकंड फैक्टर के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3bx। इसी तरीके से अब हम c को बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस cx, फिर c इंटू 3, ये क्या आ जाएगा प्लस 3c। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अपने कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर का क्या क्या कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो इसके कोफिशिएंट्स आ गए a प्लस बी। सो नेक्स्ट इज x, तो x की कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा 3b प्लस c, और लास्ट पर हमारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स बच गए हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। सो ये है a और 3c, सो a प्लस 3c यहाँ से निकल आए, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास क्या कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इक्वेशन के, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इसी तरीके से अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट्स हैं 3b प्लस c, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो x का क्या कोफिशिएंट है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो अब अगर आप देखें तो मुझे a की वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास, सो a की वैल्यू है, सो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर। जब मेरे पास b की वैल्यू निकल आएगी तो उस b की वैल्यू को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिप्लेस करूँगी और यहाँ से जो है c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। सो इट मीन्स मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन है मैं इसे यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 का नेम दे रही हूँ यहाँ पर। सो इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि अपने दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ a वॉज -17/5 प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लॉयज़ दैट कि यहाँ से मेरे पास बल्कि मैं यहाँ पे से नीचे मेंशन कर देती हूँ ताकि वहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। तो यहाँ से जो है मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू नेगेटिव का साइन था, दूसरी साइड पे जाके टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये आ गया 17/5, ठीक है। सो b की वैल्यू भी यहाँ से आ गई मेरे पास। तो अब मुझे c की वैल्यू रह गई है, इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इस इक्वेशन में b की वैल्यू रिप्लेस कर दूँगी। तो जहाँ जहाँ पर भी b आ रहा है वहाँ मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। 3 इंटू बी की जगह क्या आ गया 17/5, और साथ में क्या था प्लस c इज इक्वल टू 9। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 इंटू 3 आ जाएगा मेरे पास 51। सो 51/5 प्लस c इज इक्वल्स टू 9। तो जब इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा c का, c इज इक्वल्स टू -6/5। तो ये आ गई जी मेरे पास c की वैल्यू b, b की वैल्यू b और a की वैल्यू b। जब तीनों वैल्यूज आ गई मेरे पास तो अब मैं इसे रिप्लेस करूँगी अपनी मेन इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। सो ये हमारी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। सो इसे मैं लिख लेती हूँ और फिर आपके सामने वैल्यूज पुट करके दिखाती हूँ आपको। ओके, सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसे यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन किया है। तो यहाँ पर a की जगह पर -17/5, b की जगह पर +17/5 और c की जगह पर -6/5। तो ये येलो वाली मैंने वैल्यू रिप्लेस की है यहाँ पर। तो ये साइड पर मैंने इस पोर्शन को जो है सॉल्व करके दिखाया है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जस्ट इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये जो डिवाइडेड बाय फैक्टर आ रहा है जस्ट डिनोमिनेटर से नेक्स्ट स्टेप में से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. So moving towards our next question. So the next question is question number 5. So question number 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। सो लीनियर फैक्टर तो सेम है x+3, यहाँ पर भी x+3। सो चलते हैं नोटबुक की तरफ, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करना। सो दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास 3 है। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर किस तरीके के हैं, एक लीनियर है और एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास a/x + 3 प्लस ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, सो यहाँ आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाय x² + 4। सो इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई किसके साथ, x + 3 इंटू x² + 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। सो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिस आई नो हो गई होगी। सो यहाँ पर ये जो स्टेप है मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, बट आपने ये वाला स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना है। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमारी आती होती है वो मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ 3x + 7, क्योंकि ये पूरा फैक्टर जो है वो कट हो जाता है। सो अगर इस फैक्टर को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो x + 3 वाला फैक्टर कट हो जाएगा। सो a के साथ मेरी क्या टर्म आ जाएगी, x² + 4। इसी तरीके से bx + c के साथ मेरी क्या टर्म आ जाएगी, यहाँ पर अगर x² + 4 है तो ये वाले फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 3। सो x + 3 बच गया। सो इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम देखें, सो वी हैव ओनली वन लीनियर फैक्टर, दैट इज x + 3। सो क्या करेंगे, उस लीनियर फैक्टर के इक्वल टू 0 रख लेंगे। सो लेट x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3। तो इसे रिप्लेस कर देंगे अब हम इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास x आ रहा है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँगी, x इज इक्वल टू -3। सो 3 इंटू -3 + 7 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस क्या है 4 साथ में, प्लस अब ये वाली टर्म आपको पता है कि 0 हो गई। सो 0 इंटू समथिंग क्या आंसर आ जाएगा, 0। सो इसकी वैल्यू भी जो मैंने डायरेक्टली लिख दी, दैट इज़ 0। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 = 9, तो ये आ गया -9 + 7 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 का स्क्वायर 9 + 4। सो यहाँ पर -9 एंड +7 क्या आ गया मेरे पास, -2 इज इक्वल्स टू a इंटू यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 13। तो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2/13। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे लेके चलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स को जो है कंपेयर करेंगे एट द एंड, ठीक है। सो क्या करूँगी यहाँ पर मैं, वी विल राइट अगेन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इज़, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ मैं। तो ये लिखी मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x + 7 इज इक्वल्स टू, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ax² + 4a प्लस, अब bx को लें पहले, x के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, प्लस bx²। फिर bx को लिया, नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया +3b। इसी तरीके से अब हम c को लेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया cx प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 के साथ, तो ये आ गया 3c। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। सो x² के साथ कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। सो यहाँ पर मेरे पास इसके कोफिशिएंट्स कॉमन लेने के बाद x² बच जाएंगे a + b। इसी तरीके से अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है उन टर्म्स को देख लें। सो एक ये वाली टर्म है x की, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म बन रही है, इसके साथ भी x आना था, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं x की। सो x यहाँ से कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बच गया, 3b + c, और एट दी एंड जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, दैट इज़ 4a + 3c। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, हमने कोफिशिएंट्स को भी सेपरेट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म्स पर आपने नहीं जाना, मैं बार बार आपको कहती हूँ आपने पूरा लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले x² को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास क्या कोफिशिएंट है x² के, a
प्लस बी, और अगर लेफ्ट साइड पे देखें कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0. सो इफ़ यू टॉक अबाउट एक्स, तो एक्स का क्या कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड पे, 3b प्लस c इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का क्या कोफिशिएंट है ये, सो आ गया इक्वल टू 3. सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का. सो हम जो है एक वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है ए की वैल्यू निकाल चुके हैं. यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से बी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ से जो है वो सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. बिल्कुल अब आप देख रहे हैं कि तमाम क्वेश्चंस के जो हैं वो सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए, बिल्कुल भी चेंजिंग्स नहीं है. जैसे कि अब इक्वेशंस को ही आप देख लें कि हमेशा हम एक वैल्यू निकली होती है पुट करते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, मतलब तीसरी इक्वेशन पर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है, a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है. a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2/13, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं. सो इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, माइनस की टर्म थी, दूसरी साइड पर जब ये गई तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी. सो 2/13 इज़ द आंसर ऑफ b. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, b फाइंड आउट हो गया. सो इसे रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ जहाँ पर b आ रहा है वहाँ 2/13 पुट कर देंगे. 3 इंटू 2/13 प्लस c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3. सो 3 2 क्या आ गया, 6. 6/13 प्लस c इज इक्वल्स टू 3. सो c इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6/13. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है. सो c इज इक्वल्स टू 33/13. सो ये हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आई. तो तीनों वैल्यूज़ इस टाइम हमारे पास आ चुकी हैं, a, b और c की. सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी मेन इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1. सो इसको राइट करेंगे और इसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बारी बारी रिप्लेस करेंगे. ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है पहले इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया है एज इट इज़. सो इसके बाद a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस किए हैं, और जस्ट उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लिया. जो 13 था ये डिनोमिनेटर में चला गया, और यहाँ पर जो है मैंने एलसीएम ले लिया और अपना फाइनल आंसर लिख दिया है. सो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड ओवर हेयर. सो इसी के साथ साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है. सो इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.